नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BKFE टीचिंग स्कूल पर। तो जैसा कि आज आप जानते हैं क्रिसमस डे है, तो आप सभी को क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी, तैयारी आप एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, कल का सेशन जहाँ से छोड़े थे आज का सेशन वहीं से शुरू किया जाए। तो आप सभी जो है आपके सामने एक प्यारी और खूबसूरत सवाल है। इसको पढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर क्लास 9th 10th 11th 12th और स्पेशल में IERT और पॉलिटेक्निक का नया बैच चल रहा है। नया बैच जो है 2 जनवरी से शुरू हो रहा है। 2 जनवरी से मित्रों शुरू हो रहा है एकदम से। इस पर आपको जो है सारे सब्जेक्ट मिलते हैं। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ, फिजिक्स और मैथ मैं ही पढ़ाता हूँ। तो आप सभी जो है इसमें आप कैसे जोड़ेंगे? आप हमारा नंबर 70 80 72 39 24 जो है अपने फ़ोन में सेव करें और जो है अपना नाम, क्लास और डिस्ट्रिक्ट नेम लिख करके हमारे व्हाट्सएप पर भेज दें, जिससे आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। टेक्निकल टीम जो है आपको ग्रुप में ऐड कर देगी। तो मित्रों, आपको सारे वीडियो बेहतर तरीके से और ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको एकदम ऑफलाइन लगेगा। बेहतर चीज़ें आपको जो है मिल जाएगा, PDF नोट्स भी मिल जाएगा और सॉल्यूशन जो यहाँ पढ़ाएंगे वो सॉल्यूशन भी सेम चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो बेहतर तैयारी के लिए जल्द ही जुड़े आप चीज़ों से। आप लाइव देख पाएंगे चीज़ों को। जी हाँ, एकदम लाइव देखेंगे सामने से। चलिए क्लास को शुरू किया जाए मित्रों, बिना बात किए हुए। तो आज क्रिसमस डे है, तो एक बार पुनः आप सभी को हार्दिक बधाई। चलिए क्लास शुरू करते हैं। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है, देखो सवाल है, ध्यान दो। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर प्राप्त रंग क्या होगा? लाल होगा, पीला होगा, बैंगनी होगा कि हरा होगा? आपको इसका जो है जवाब देना है। कमेंट बॉक्स में फटाफट जवाब दो भाई। चलो, जब श्वेत प्रकाश, यहाँ ध्यान दें, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है ना, जब श्वेत प्रकाश भैया प्रिज्म से गुजरता है, ये श्वेत प्रकाश है। आप जानते हैं कि ये क्या है? श्वेत प्रकाश है। चलिए, ये श्वेत प्रकाश है। अब श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो ये बताओ कितने रंगों में विभक्त होता है? बोल दो, कितने रंग में विभक्त होता है? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 7 रंगों में क्या होता है? विभक्त हो जाता है। तो भैया इसका क्रम क्या होता है? विबग्योर। क्या होता है? विबग्योर। इसका क्रम होता है भैया विबग्योर। तो पूछा है कि आधार की ओर, तो ये है शीर्ष। ये क्या है? प्रिज्म का शीर्ष है। और ये क्या है? आधार है भैया। ये क्या है? आधार है। तो ये बताओ, अब आधार की ओर कौन सा रंग प्राप्त हुआ है? वायलेट। मतलब क्या होता है? बैगनी होता है भैया। क्या होता है? बैगनी होता है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने 7 अवयव रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इन 7 रंगों को वर्णक्रम कहते हैं। आधार की ओर बैगनी प्राप्त होगा और शीर्ष की ओर पूछे तो क्या बताएंगे? रेड प्राप्त होगा। शीर्ष की ओर पूछेंगे तो क्या होगा? रेड प्राप्त होगा। अब इसमें तरंग दैर्घ्य किसकी ज़्यादा होगी? लाल रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? ज़्यादा, और बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? कम होती है। चलो इसकी, तो यहाँ पर बैगनी रंग आपका सही हो जाता है। ठीक है, इसकी प्रॉब्लम मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे यहाँ बताते हैं, ये प्रिज्म है, मान लो ये आपका क्या है? प्रिज्म है। अब 7 रंगों में ये विभक्त होगा। ठीक है, कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त होगा। सात रंग होंगे। कितने हुए? 3, ये 4 हुआ, 5 हुआ, ये 6 हो गए। ठीक है, इस तरह से एक रंग और ले आओ, 7 रंग हुए। तो यहाँ जो क्रम प्राप्त हुआ है ना, ये विबग्योर का होता है। ठीक है, BIBGYOR
YOR। अब यहाँ ध्यान दें, ये श्वेत प्रकाश है, ये श्वेत प्रकाश है। तो भैया श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सूर्य का प्रकाश इसे बोल सकते हो। ये आपका आधार है और ये क्या है? शीर्ष है। ठीक है, ये प्रिज्म कोण ए होता है। चलो तो एक परिभाषा पूछते हैं आपसे कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? वर्ण विक्षेपण पूछा गया है कई बार आपसे। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण की परिभाषा आप क्या बताते हैं कि जब श्वेत प्रकाश जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है, प्रिज्म से क्या होता है? गुजरता है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने 7 अवयव रंगों में विभक्त हो जाता है। किसमें? हाँ, अपने 7 अवयव रंगों में विभक्त हो जाता है। चलो, विभक्त हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं भैया? इस घटना को क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब ये बताओ, अब यहाँ ध्यान दो। चलो, वर्ण विक्षेपण हो गया। वर्ण विक्षेपण का क्रम भी बता दिया आपको। ठीक है, क्या होता है? विबग्योर, BGYOR। ठीक है, फिर से देख लो, VIBGYOR। R फॉर रेड, रेड सबसे ऊपर होता है। रेड को क्या कहेंगे? लाल कहेंगे। लाल की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, हाँ, लाल की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा। फिर ऑरेंज, ऑरेंज जो है भैया, ऑरेंज माने नारंगी, ऑरेंज माने नारंगी। Y फॉर येल्लो, येल्लो माने पीला। फिर उसके बाद G फॉर ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। B फॉर ब्लू, ब्लू मतलब नीला होता है भैया। क्या होता है? नीला। I फॉर इंडिगो, इंडिगो मतलब क्या होता है भैया? बोलो। जामुनी। क्या होगा? जामुनी होगा। V फॉर वॉयलेट, वॉयलेट मतलब बैगनी। ओके, तो यहाँ पर जो है विबग्योर आप पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे ऊपर लाल होगा, सबसे नीचे बैगनी होगा। इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा, इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होगी। जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी उसकी आवृत्ति कम होगी। उसकी आवृत्ति क्या होगी? आवृत्ति कम होती है, आवृत्ति कम होती। जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगी भैया, उसकी आवृत्ति क्या होगी? कम होगी। अब बैगनी रंग की देखो, इसकी तरंग दैर्घ्य जो है, इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? बोलो, इसकी आवृत्ति क्या होगी भैया? सबसे ज़्यादा होगी। इसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा। याद रखना, जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगी उसकी आवृत्ति क्या होगी? कम होगी। और जिसकी आवृत्ति तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी उसकी आवृत्ति सबसे क्या होगी? ज़्यादा होगी। इतनी बातें याद रखोगे ना? चलो, तो यहाँ पर इसको छोटा कर दिया हमने, तो आप ये ध्यान दिए। अब इसको आप देख सकते हैं ना। तो प्यारे मित्रों, आपको इस चीज़ समझ में आ रही है ना? देखो, बात ये होती है कि जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगी उसकी आवृत्ति क्या होगी? कम। और जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी उसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा। अब ये ध्यान दो, जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी वो दूर से दिखता है, दूर से ही दिखाई देता है। दूर से ही मतलब अधिक दूर से ही दिखाई देता है, अधिक दूर से ही दिखाई देता है। ओके,
उसके बाद जो है अधिक दूर से दिखाई देगा, मतलब इसका अपवर्तन नहीं होगा। जो ज़्यादा दूर से दिखाई दे रहा है इसका मतलब उसका अपवर्तन नहीं हो। अपवर्तन का मतलब गायब हो जाना, अपने मार्ग से विचलित हो जाना। अपवर्तन का मतलब होता है कि अपने मार्ग से विचलित हो जाना। लेकिन जो अधिक दूर से दिखाई दे रहा है इसका मतलब वो अपने मार्ग से विचलित नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसका अपवर्तन क्या हो रहा है, अपवर्तन कम हो रहा है, उसका अपवर्तन क्या हो रहा है, कम। और हाँ, जिसकी तरंग दैर्ध्य कम है उसका अपवर्तन ज़्यादा होता है, उसका अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन ज़्यादा होता है। इसीलिए जो है ये दूर से नहीं दिखाई देता है, इसीलिए बैगनी रंग दूर से नहीं दिखाई देता। बैगनी रंग दूर से नहीं दिखाई देता भैया, दूर से नहीं दिखाई देता है, दूर से नहीं दिखाई देता है। इतनी चीज़ यार समझते रहो, मैं कितना बता रहा हूँ तुमको। एक ऑप्शन वाली सवाल में मैंने इतना सारा आपको पढ़ाया ना, तो ये चीज़ें आप ध्यान दो, ये ध्यान दिया करो। मैं तुमको सब सारी चीज़ क्यों बताता हूँ, ताकि तुम्हारे अच्छे अंक आएँ, तुम डेवलप हो सको, अच्छी तुम्हारी पढ़ाई अच्छी हो सके ना, इसीलिए तो बताता हूँ यार। मोटिवेट रहा करो हमेशा, जीवन में कुछ ना करने से अच्छा है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप करते रहें, निराश ना होया करिए। हमेशा सेल्फ मोटिवेट रहने वाले ही बच्चे जीवन में बेहतर से बेहतर कर पाते हैं। तो इसलिए जो है बेहतर करना है तो खुद को मोटिवेट रखो यारों। अगर मोटिवेशन डाउन हुआ तो चीज़ें फिर गड़बड़ हो जाएंगी। तो ये चीज़ें आपकी थी, तो इससे आप याद रखना। तो इस प्रश्न का जवाब हो गया, क्या प्रश्न था ये देख लो कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर कौन सा रंग प्राप्त होता है भैया, बैगनी रंग प्राप्त होता है, ये बैगनी रंग। और शीर्ष की ओर पूछ लेगा तो क्या बताएंगे, रेड प्राप्त होता है, रेड। लेकिन जब शीर्ष पूछेगा तब, ठीक है। चलो, तो इसमें बैगनी सही हो जाता है। अगले प्रश्न पे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ें। एक प्रकाश किरण वायु से होकर द्रव से गुजरती है। चलो बड़ा कर लेते हैं, आपने कहा तो हमने बड़ा कर लिया। लाइव क्लास जब आप देखते हैं ना तो आपकी सारी समस्याओं को मैं देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ कमेंट में। आप लाइव जुड़ा करिए, लाइव जब आप जुड़ेंगे ना तो और बेहतर चीज़ आपको मिल पाएगी। एक प्रकाश की किरण वायु से होकर द्रव से गुजरती है भाई। यहाँ देखो बहुत अच्छी सवाल है, परीक्षा में आने वाली सवालें हैं ये सब। देखो वायु है ये, वायु को क्या बोलते हैं भैया, विरल माध्यम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विरल माध्यम बोलते हैं, विरल माध्यम बोलते हैं ना वायु को भैया, विरल माध्यम बोलते हैं। फिर कह रहे हैं कि द्रव से गुजर रही है, ये द्रव है, तो द्रव क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा, सघन माध्यम, सघन माध्यम हो गया भैया, ठीक है। ये हो गया आपका द्रव ना, कोई दिक्कत है। जब वायु से गुजर रही है ऐसे, तो जब विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। ये आपतन कोण आई हुआ और ये अपवर्तन कोण क्या हुआ, आर हुआ। ये ध्यान दो, कह रहे हैं कि द्रव से गुजरती है तो 15 अंश विचलित हो जाती है। देखो इस किरण को ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे क्या करना था, जाना था भैया। इस किरण को इस तरह से निकलना था, इसको आगे ऐसे निकलना था, लेकिन ये ऐसे नहीं निकली, ये झुक गई। देखो कहाँ से गई, यहाँ से होके जा रही है, यहाँ से होके बढ़ रही है, मतलब ये 15 अंश झुक गई। ये जो 15 अंश झुकी यही विचलन है, यही क्या है, विचलन है, 15 अंश झुकी है। अगर न झुकी होती तो जितना कोण ये था उतना कोण ये पूरा होता न। यदि आपतन कोण 60 अंश है, आपतन कोण क्या है, आपतन कोण भैया 60 अंश है, आई की वैल्यू क्या है, 60 अंश है। अगर ये विचलित ना हुई होती, ऐसे गुजरती, यहाँ से ऐसे जाती, तो क्या होती, जब ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी पूरा 60 होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पूरा 60 है, टोटल क्या है 60 है, 60 अंश है, लेकिन ये 15 अंश झुक गई। तो 15 अंश जब झुक गई तो ये यहाँ पर अपवर्तन कोण इतना बन गया, ये वाला। अब 60 में से, इस पूरे 60 में से ये 15 काट दो तो ये बन जाए आपका जो है अपवर्तन कोण न। चलो
ये आपका अपवर्तन कोण क्या आ जाएगा, पूरे 60 में से टोटल में से ये वाला 15 तुम काट दो तो 45 अंश बचेगा। ये कितना बचेगा, 45 अंश। तो अपवर्तन कोण जो हुआ आर की वैल्यू, ये आर की वैल्यू कितनी आ गई, 45 अंश आ गई। आर की वैल्यू आ गई 45 अंश। समझ में आ रहा है ना। चलिए, यदि आपतन कोण 60 अंश है, आई की वैल्यू क्या है, 60 अंश है, तो अपवर्तनांक क्या होगा भैया, अपवर्तनांक यन का एक सूत्र होता है जो स्नेल का नियम में हमने आपको पढ़ाया है। अपवर्तनांक का सूत्र जो स्नेल के नियम में भैया हमने आपको पढ़ाया था वो क्या था, बोलो। वो था भैया साइन आई अपान साइन आर ना, यही था। चलो, तो यन बराबर साइन आई की वैल्यू क्या है, बोलो 60 अंश है। साइन आर की वैल्यू क्या है, 45 अंश है। चलो, तो यन बराबर क्या हो जाएगा, साइन 60 मान √3/2 होता है ना, और साइन 45 मान 1/√2 होता है। इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, इसका 1 का हो जाएगा 2 में। ठीक है, 1 का कहाँ होगा, 2 में, तो कर दो। √3 का गुणा √2 से हो गया और 2 हो गया, 2 गुणे 1 हो गया। आप जैसे लिखते हैं कि √x बराबर √x गुणे √x बराबर x हो जाता है, √2 गुणे √2 बराबर हो जाता है 2 हो जाता है ना, होता है कि नहीं होता है। तो इसका मतलब 2 के अंदर 2 बार √2 होता है, 2 के अंदर 2 बार √2 होता है ना। चलो, तो इस 2 के अंदर 2 बार √2 है इस वाले के अंदर ना, तो इसको काटोगे तो 1 बार √2 बचेगा, तो ऊपर बचा √3, नीचे बचा √2 और 1 गुणा कर दिए तो √2 बचा। √3/2 आंसर आ गया। √3/2 क्या हो गया, आंसर हो गया भैया। तो ऑप्शन क्या सही है, इसमें ऑप्शन ही कोई नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 में लिख लेंगे √3/2, ऑप्शन नंबर 1 सही कर लेंगे। तो ये आपकी हो गई सवाल यहाँ पर। चलो, कहाँ गया भाई, हाँ यही तो था, ये आ गया। यहाँ पर थी आपकी सवाल, सॉरी कहाँ जा रहा है भाई, ये ना, ये है। तो अभी आपकी ये सवाल लग गई, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए √3/2 आ गया। आगे बढ़ो। ये रही आपकी एक प्यारी सी अच्छी सवाल। इसका जवाब आपको देना है कि सूर्य के प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम के रंगों में सर्वाधिक आवृत्ति वाला प्रकाश कौन होगा। देख लो, फिर से पढ़ लो। सूर्य के प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम के रंगों में सर्वाधिक आवृत्ति किसकी होगी, आवृत्ति सबसे ज़्यादा किसकी होगी, आवृत्ति अभी हमने बताया था सबसे ज़्यादा उसकी होगी जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी। तो आप जानते हैं कि विबग्योर में रेड की तो तरंग दैर्घ्य सबसे क्या होती है, तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, रेड की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। जब रेड की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है तो आवृत्ति क्या होगी, आवृत्ति कम होगी, आवृत्ति कम होगी ना, आवृत्ति कम होगी। तो ये तो रेड तो नहीं सही होगा, रेड तो काट ही दो यार। अब आओ बैगनी में, अब आओ आप बैगनी में आओ। तो बैगनी में आओगे तो बैगनी की जो तरंग दैर्घ्य होती है ना, वो तरंग दैर्घ्य जो होती है बैगनी की तरंग दैर्घ्य भैया सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। अगर सबसे कम तरंग दैर्घ्य है तो आवृत्ति क्या होगी, आवृत्ति क्या होगी, आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी, आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी। होगी कि नहीं होगी, तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, यहाँ यही तो पूछा है ना कि सूर्य के प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने क्रम के रंगों में कौन सा क्रम बनता है, विबग्योर ही तो बनता है ना, विबग्योर ही तो प्राप्त होता है। सर्वाधिक आवृत्ति वाला प्रकाश कौन होगा, तो सर्वाधिक आवृत्ति उसी को होगी जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी। तो यहाँ बैगनी आप टिक करेंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया, बैगनी सही होगा। कौन सा सही होगा, बैगनी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे, ठीक है। चलो, पीला क्या होता है, पीला तो मध्यवर्ती रंग होता है। पीला क्या होता है, पीला मध्यवर्ती रंग होता है, मध्यवर्ती रंग। अगर पूछ ले कि प्रिज्म जो विबग्योर होता है, वर्णक्रम जो होता है, उसमें मध्यवर्ती रंग कौन होगा, तो आप पीले रंग में लगाएंगे। हरा रंग के बारे में पूछ ले तो हरा रंग जो है आँख
हरे रंग के लिए आँख की सुग्राहिता सबसे ज़्यादा होती है। आँख की सुग्राहिता, आँख की सुग्राहिता भैया सबसे अधिक होती है। किस रंग के लिए सबसे अधिक होती है? किस रंग के लिए होती है बोलो? सबसे अधिक होती है। किस रंग के लिए होती है बोलो? हरे रंग के लिए होती है। चलो आगे बढ़ो फिर भैया। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो एक बार तुम वीडियो को लाइक करके बता दो। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार यस करके बता दो, लाइक करके बता दो कि समझ में आ रहा है भाई। ओके ठीक, बढ़ो फिर। सूर्य के प्रकाश, हाँ प्रश्न आपका है, सूर्य के प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम के रंगों में सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य वाला, वाह भाई ये जवाब आपको देना है, ये जवाब हम नहीं देने वाले हैं, ये जवाब आप ही को देना है। सबसे ज़्यादा किस रंग की तरंगदैर्घ्य होती है? अभी तो बताया था कि ये आपका प्रिज्म है, तो जिसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी वो ऊपर प्राप्त होगा रेड, और यहाँ पर वायलेट। तो इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, इसकी तरंगदैर्घ्य को लेम्डा से लिखते हैं। ये क्या है? कम है यहाँ, और यहाँ पर लेम्डा की वैल्यू क्या है? ज़्यादा है। लेम्डा मतलब तरंगदैर्घ्य, ठीक है। तरंगदैर्घ्य को देखो, तरंगदैर्घ्य को हाँ तरंगदैर्घ्य को लेम्डा से लिखते हैं। तरंगदैर्घ्य को लेम्डा से लिखते हैं। तो किसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है? रेड की। तो रेड कौन सा ऑप्शन है बोलो? ऑप्शन नंबर बी। ये पूछा था सूर्य के प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम क्या बनता है? विबग्योर ही तो बनता है, विबग्योर बनता है। तो रेड की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? ज़्यादा होती है। वायलेट की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि जो है किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है? रेड की तरंगदैर्घ्य। तो हमने यहाँ पर मित्रों सीखा कि रेड की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा और बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो यहाँ पर लाल रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य पूछा था, तो सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग की ही तो होती है ना। चलो ये देखो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आ गया भाई, एकदम आपका क्वेश्चन जो आप पढ़ना चाहते हैं। देखो सरल क्वेश्चन होते ज़रूर हैं, लेकिन परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन होते हैं। यहाँ सिर्फ वही पढ़ाया जाता है, पढ़ो वही जो आए एग्जाम में ना। आँख नाक कान के डॉक्टर निरीक्षण करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं भैया? देखो यार चिल्ला के पढ़ाने में क्या होता है ना, सिर्फ आवाज़ होती है, समझ में नहीं आता। चिल्ला के पढ़ाने से आवाज़ होती है, समझ में नहीं आता। मैं भी चाहता हूँ कि चिल्लाऊँ, लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। फिर आराम से ही पढ़ो, बेहतर तरीके से सीखो। चलो इसका जवाब दे दो, कमेंट में इसका जवाब दे दो फटाफट। आँख नाक कान के डॉक्टर निरीक्षण करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? भैया देखो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका दर्पण? तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। आँख कान नाक के डॉक्टर निरीक्षण करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करेंगे? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं भैया। चलो आ जाओ। स्ट्रीट लैंप में किस दर्पण का उपयोग होता है? स्ट्रीट लैंप में किस दर्पण का उपयोग होता है भैया? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। स्ट्रीट मतलब गलियों में जो खंभे लगे होते हैं ना, बिजली के जो पोल लगे होते हैं, खंभे तार, चौराहों पर जो बड़ी बड़ी लाइटें लगी होती हैं खंभों पर, उसमें कौन सा लैंप लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है, स्ट्रीट लैंप में किस दर्पण का प्रयोग होगा भैया? उत्तल दर्पण का प्रयोग होगा। चलो यहाँ पर उत्तल दर्पण सही हो जाता है। आगे बढ़ो। ये देखो भाई, ये देखो प्रश्न आ गया, एकदम बेहतरीन और खूबसूरत सवाल आपके सामने है, आप इसका जवाब दें। एक उत्तल लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है। एक उत्तल लेंस की क्षमता क्या है भैया? +5 डायोप्टर है। तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? अच्छा उत्तल लेंस की पहले ये जान लो कि देखो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है ना, हाँ उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। और अवतल लेंस की क्षमता जो होती है भैया, अवतल
अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है भैया, निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, याद रखना इसे, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, निगेटिव होती है। चलो, तो अवतल लेंस की क्षमता निगेटिव होती है। तो क्षमता को कैसे डिनोट करते हैं, क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, ये जान लो। क्षमता का मात्रक क्या होता है, क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है, जिसे हाँ डायोप्टर होता है, जिसे कैपिटल डी से लिखते हैं। जिसे कैसे लिखते हैं, कैपिटल डी से लिखते हैं। ओके, अब ध्यान दो, अगर हाँ सूत्र इसका बताते हैं, इसकी परिभाषा बता देते हैं, क्षमता की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, यदि फोकस दूरी जो है मीटर में हो, कैसे हो, हाँ मीटर में हो, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं। आइए ध्यान दो मित्रों, हाँ अब क्षमता को P से लिखते हैं, P बराबर 1/F। ये सूत्र कब होगा, जब फोकस दूरी मीटर में होगी। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो क्षमता होगी 100/F सेंटीमीटर में। जब सेंटीमीटर में होगा तो ये सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो ये हुई आपकी परिभाषा जो है, यदि फोकस दूरी मीटर में हो तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। P बराबर 1/F मीटर। अगर आप जो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ बताते हैं आपको, फोकस दूरी पूछ ले, यहाँ देखो इसमें फोकस दूरी पूछ ले तो ऐसे लिखेंगे, F बराबर 1/P लिखेंगे, F बराबर 1/P लिखेंगे। और इसको जब इसमें फोकस दूरी पूछ ले तो F बराबर 100/P लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सूत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। कैसे किया हमने, F को यहाँ कर दिया और P को यहाँ कर दिया, बस। ठीक, आइए यहाँ ध्यान दें, अब सवाल हल कर लो भैया। अब क्या कर लो, सवाल हल कर लो। सवाल में क्या है, सवाल में ये था कि एक उत्तल लेंस की क्षमता को P से लिखेंगे। P बराबर कितना है, 5 डायोप्टर है। कितना है, 5 डायोप्टर है ना, 5 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी मतलब F की वैल्यू पूछे हैं। तो F बराबर सूत्र लगा दो यार, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर वाला सूत्र लगाओ। यहाँ देखो ये वाला फोकस दूरी पूछे हैं, 100/P लगा दो। ठीक, 100/P। तो 100/P की वैल्यू क्या है, बोल दो। P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू 5 है, यहाँ से ले लो ना। तो 20 पंचे 100, तो F बराबर क्या आ गया, 20 सेंटीमीटर आया। बोलो कौन सा ऑप्शन सही करूँ मैं, आप लोग बोलो कौन सा ऑप्शन सही करूँ, जल्दी बताओ। हाँ वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी आपको सही करना है। ओके, बढ़ो। हाँ, जिन लोगों को लाइव क्लास नहीं मिल पा रही है ना, उनको जल्द ही लाइव क्लास में जोड़ दिया जाएगा। आप चिंता ना करें, जो लोग फीस जमा कर दिए हैं मैं उनको बहुत जल्द ही 24 घंटे के अंदर मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, कुछ लोग जमा किए हैं तो उनको जो है अभी अपडेट नहीं हुआ है, बहुत जल्द ही अपडेट हो जाएगा। तब तक आप जो है यूट्यूब पर क्लास लेते रहें। एक लेंस की क्षमता +2D है। +2D की मतलब है कि उसकी क्षमता जो है 2 डायोप्टर है। P बराबर 2 डायोप्टर है, D का मतलब डायोप्टर भैया, डायोप्टर। इस लेंस की फोकस दूरी याद करना है और सब देख लो। अच्छा ये ध्यान दो, उत्तल लेंस, ठीक है, ये जब प्लस में है, फोकस क्षमता प्लस में है तो ये उत्तल लेंस ही होगा। क्या होगा, उत्तल लेंस ही होगा ना। कैसे बताओ, क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, प्लस में होती है। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें अवतल है, इसमें भी अवतल है, ये नहीं होगा। इसी में उत्तल है, इसी में लगा देंगे, हल भी नहीं करना पड़ा। देख लो कितनी सरल थी। ऑप्शन से सीखो सवाल लगाना, ऑप्शनों से खेलना सीखो भैया, ऑप्शन से खेलना सीखो। अगर सवाल नहीं भी आ रही है एग्जाम में तो ऑप्शन देखो। लेंस की क्षमता प्लस में है, पॉजिटिव में है, तो किस लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है, उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है।
तो यहाँ देखो इसमें अवतल है, इसमें भी अवतल है, इसी में उत्तल है, तो इसी को टिक करोगे। अब लगाना सीख लो। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो गया। क्षमता P बराबर क्या है, 2 डायोप्टर है। क्या है, 2 डायोप्टर है ना, 2 डायोप्टर है। तो इस लेंस की फोकस दूरी पूछ लिए। इस लेंस की फोकस दूरी जब पूछ लिए तो यह बराबर लगाओ, सेंटीमीटर में सब हैं, तो 100/P लगा दो। 100/, हाँ देखो 100/P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू 2 है, तो 50 दूना 100, क्या आ गई, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ गई। और उत्तल लेंस है क्योंकि प्लस में, ठीक है, उत्तल लेंस ये 50 सेंटीमीटर प्लस में आया है। देखो प्लस में तो आया ही है, माइनस तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो प्लस ही लगाएंगे ना। चलो, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है तो बोलो भाई। यार इसमें तो टिक हुआ है। चलो देखो, एक बढ़िया से सवाल आपके सामने है। जो लोग लेट में जुड़े हैं वो जान लें, उनके लिए मैं एक बार सूचना को फिर से दोहरा देता हूँ, आप ध्यान दें। 2 जनवरी से 9th 10th 11th और 12th का जो है नया बैच शुरू हो रहा है, नया बैच शुरू हो रहा है। उसके साथ साथ ही जो है भैया 10 और 12 का क्रैश कोर्स भी शुरू हो गया है। क्रैश कोर्स भी शुरू हो रहा है, शुरू हुआ नहीं है, शुरू हो रहा है 2 तारीख से, ठीक है। तो 2 तारीख के पहले आप सभी नए बैच में जुड़े, आप सभी का स्वागत है। ध्यान दें, ये सारी पेड क्लास की फ़ीस जो है 4000 रुपये, लेकिन इसको जो है कम करके नव वर्ष पर आप सभी को गिफ्ट के रूप में ये फ़ीस 499 रख दी गई है। अगर आप जो है ये 10 जनवरी तक है, अगर आप 10 जनवरी के बाद क्रैश कोर्स में या फिर जो है पूरी फुल पेड कोर्स में, कंप्लीट कोर्स में आप लेते हैं, कंप्लीट कोर्स तो दोनों में ही पढ़ाया जाना है। क्रैश कोर्स में क्या रहता है कि थोड़ा सा तेज़ी से पढ़ाया जाता है, तो दोनों ही जगह 499 में आपको कोर्स मिल रहे हैं। जल्द ही जुड़ें, लाइव क्लास आप देख पाएंगे। जी हाँ, आप सही सुन पा रहे हैं, 499 में सारी चीज़ें आपको, देखो मैथ मिलेगा और फिजिक्स मिलेगा 499 में, ये भी जान लो, मैथ और फिजिक्स ही आपको मिलेगा, ये भी आप जानते रहें, ठीक है। तो प्यारे मित्रों, जल्द ही आप जुड़े। 10 तारीख के बाद, 10 जनवरी के बाद आप लेट करेंगे तो आपको पूरी फीस पेड करनी पड़ेगी, तब आप लाइव क्लास देख पाएंगे। तो ये जानकारी अपने मित्रों को भी बताइए और जो है आप भी इससे जुड़े। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या ये भी आप जान लें। इसमें आपको मिलने वाला है, सबसे पहले लाइव क्लास मिलेगी आपको, ठीक है। PDF नोट्स मिलेगा आपको, PDF नोट्स मिलेगा। अगर आप जो है प्रिंट नोट्स चाहेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए प्यारे बच्चों आप जुड़ेंगे कैसे, आप जो है सबसे पहले हमारे व्हाट्सअप नंबर 7080723924 को अपने फ़ोन में सेव करें। उसके बाद जो है अपना नाम, क्लास, सब्जेक्ट और अपना डिस्ट्रिक्ट नेम लिख करके भैया भेज दें। तुरंत ही आपको जो है रिप्लाई मिल जाएगा, प्रोसेस मिल जाएगा कि कैसे आपको जुड़ना है और कैसे आप पेड कोर्स में जुड़ सकते हैं, क्लास देख सकते हैं, लाइव क्लास देख सकते हैं, PDF नोट्स आपको मिलेगा, प्रिंट नोट्स आप चाहेंगे तो वो भी मिलेगा आपको। एकदम जैसे ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगी आपको। हम आपके साथ में बैठ कर के, बगल में बैठ कर आप अकेले होंगे, हम अकेले होंगे, आप अपने घर में पढ़ेंगे। तो वहाँ पर जब आप ऐसे ही अकेले पढ़ते हैं ना, तो आपको एकदम ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगी और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। आप अपनी समस्याएं वहाँ पे कह पाएंगे, जो दिक्कत होगी आप तुरंत उस सवाल को हमारे पास भेजेंगे, 15 सेकंड के अंदर उसका जवाब आपको मिल जाएगा तुरंत। चलिए तो प्यारे मित्रों, ये सवाल हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। अब ये सूचना हमने दे दिया है, आप सभी जो है इससे जुड़े और अपने साथियों को भी जोड़े। चलिए
इसको इरेज कर दिया जाए, फिर सवाल बताया जाए। ओके, तो ये रही आपकी जानकारी। नए साल पर आप सभी के लिए पेड कोर्स हम लेकर के आए हैं, बहुत ही सस्ते में। प्यारे बच्चों, एक बात जान लो, इलाहाबाद में, प्रयागराज में बहुत लूट मची है। इतनी ज़्यादा फीसें लेती हैं कि बड़ा दर्द होता है। एक सामान्य लड़का, नॉर्मल परिवार से आने वाले बच्चे जो है फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते, रूम पे रहकर पढ़ाई करते हैं, उनकी पढ़ाइयों का नुकसान होता है। बहुत दुख होता है जब बच्चे कोचिंग नहीं जा पाते हैं, अच्छे टीचर का मार्गदर्शन नहीं ले पाते हैं ना। तो इलाहाबाद आने का उनका कोई भी जो है, प्रयागराज आने का उनका कोई भी जो है फ़ायदा नहीं होता है। अब हम इसीलिए जो है एक सामान्य सी फीस में, जिसे हर बच्चा जो है अफोर्ड कर सकता है, पे कर सकता है, उस एक छोटी सी फीस में आपको इतनी सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं, इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। जी हाँ, तो इसलिए आप जो है जल्द ही इन चीज़ों को अपडेट कर लें। आइए क्लास को पढ़ते हैं भैया। एक सवाल, अभी और सवालें हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी? अच्छा, फोकस दूरी प्लस में है तो कौन सा लेंस हुआ? उत्तल लेंस हुआ, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। एफ की वैल्यू दी है भैया, 20 सेंटीमीटर दी है। क्या दी है? 20 सेंटीमीटर दिया गया है। 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो क्षमता पूछे हैं तो P बराबर सूत्र लगाओ। सेंटीमीटर में फोकस दूरी है तो 100/F वाला सूत्र लगा देते हैं। तो P बराबर 100/F की वैल्यू 20 है, तो 20 पंचे 100। तो क्या आया भैया? P बराबर 5 डायोप्टर आ गया। प्लस में आया है ना, तो आप ऐसे प्लस में लिख सकते हैं। तो +5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। तो आज है आपका भैया, देखो आज, हाँ शायद ख़त्म है प्रश्न। तो आज है आपका भैया क्रिसमस डे, तुलसी पूजन दिवस भी है, महामना मदन मोहन मालवीय की जन्म तिथि भी है। तो प्यारे मित्रों, इन जन्मतिथि पर मैं, महामना मदन मोहन मालवीय एक महापुरुष थे, प्रकांड विद्वान भी थे, मैं उनको सशक्त नमन करता हूँ। और क्रिसमस डे पर आपके लिए जो है एक प्यारी सी लाइन जो है, 2 लाइनें मैं आपको समर्पित करता हूँ। आप सभी जो है सुने। जहाँ पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, जहाँ पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है, वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है, अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। तो ये अनामिका अंबर जी की 2 लाइनें थी, बड़ी ही पसंद थी हमें, और आपको भी पसंद आएंगी। तो इसी के साथ आप सभी को एक बार पुनः क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की क्लास प्यारे मित्रों यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो है ज़बरदस्त तरीके से, मस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो चलिए कल मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।